हम लोग दूसरी कक्षा में हैं और दूसरी कक्षा में व्याकरण का एक हिस्सा है समास। आप लोग ग्रामर वाली जो कॉपी है उसमें सब लोग निर्धारित इसको एक हेडिंग डालिए समास, और समास क्या होता है उसको आज हम लोग बाकायदा समझेंगे। एक समास का प्रकार भी हम लोग देखेंगे। समास बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान सुनिए, समास शब्द क्या होता है। लिखिएगा कि किसी भी चीज को छोड़ देना समास, संक्षेप कर देना। संक्षेप कर देना मतलब क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को 10 लाइन बोली और अगर आप उसको उसमें से विभक्तियों निकाल देते हैं, सारी विभक्तियां निकाल के बाहर कर देते हैं। जब विभक्तियां निकाल के बाहर करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो छोटा होता जाता है, और छोटा होने के बाद क्या होता है, वो कंबाइंड दिखाई पड़ने लगता है। उसी पूरे प्रोसेस में जब वो चीजें छोटी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं समास। और जब उसी को फिर से बड़ा कर देते हैं, विभक्तियों ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। ध्यान से सुनिए, समास मतलब छोटा करना, विभक्तियों को हटा डालना, और समास विग्रह मतलब विभक्तियों को फिर से ऐड करके बड़ा करना। तो समास का सामान्य मतलब आप समझ गए। चलिए, बहुत अच्छे। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, समास की नॉर्मल परिभाषा लिख लीजिए। समास शब्द में भी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। तो लिख लीजिए, समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु, अस्ति अस्त हसंति वाला अस धातु है, तो अस धातु और घई प्रत्यय घ क ख ग घ और इय कौन सा होता है, च छ ज झ इय, ये ऐसा वाला क के इय, ज झ इय ज लास्ट वन, तो घ ई अई के नीचे हलंत, तो घई प्रत्यय से मिलकर बना है। समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु और घई प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक पदों आब्लिक लिखिए शब्दों, दो या दो से अधिक पदों आब्लिक शब्द को मिलाकर के एक नया शब्द बनाना, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के, पदों आब्लिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाना। हुआ यहां तक? एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको समझना आसान होगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, रामः च श्यामः च कृष्णः च। पूरा एक साथ लिखिएगा, सबके बीच में स्पेस होगा। रामः स्पेस च, श्यामः स्पेस च, कृष्ण स्पेस च, ये सभी एक हैं, और ये आपका विग्रह पद है, समास विग्रह पद है ये, आप समझ लीजिए। सिर्फ एग्जाम्पल में आप लिख लें राम च श्याम च कृष्ण च, आप इसके आगे इज इक्वल टू करके लिखिए राम श्याम कृष्णौ, तो कृष्णौ नहीं बनेगा, कृष्णाह बनेगा, राम श्याम कृष्णाह बनेगा। क्यों कृष्णाह बनेगा? दो से ज्यादा है तो बाकी की विभक्तियां आपने हटा दी,
लेकिन आपका ये कृष्णाः बता देगा कि बाकी जो है वो क्या है, सभी के सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन के साथ है। तो वो ये आपको ये बताने के लिए है। आज आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करने के लिए बोला हूं वो शेयर करूंगा। ध्यान रखिएगा कि उसको आप सिर्फ अपने पास रखेंगे और आपको मैंने कुछ सीखने के लिए मैं वो शेयर करूंगा। ये सारे समास इस तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ेंगी, बड़ी सी बात को छोटा करके लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामः च श्यामः च कृष्णः च, इट विल बी राम श्याम कृष्णौ, सॉरी राम श्याम कृष्णाः। राम कृष्ण एक बड़ा एक कॉमन एग्जाम्पल है, रामः च कृष्णः च राम कृष्णौ, वो बार बार मेरे मुंह से आ जा रहा है। और ये एग्जाम्पल है द्वंद्व समास का। द्वंद्व, द्वंद्व, द के नीचे भी व छोटा और न आधा, फिर द दूसरा वाला उसके नीचे भी व छोटा, द्वंद्व। चलिए समास की सामान्य समझ सामान्य मतलब समझ गए ना आप? बोलिए बेटा। बहुत बढ़िया। अब विग्रह का मैंने मतलब तो समझा दिया, विग्रह भी मुझे लिखवाना पड़ेगा क्या? समास विग्रह का क्या मतलब है? बोलिए। एनीवन? किसी को चाहिए विग्रह की मीनिंग? किसी को अगर डाउट है तो पूछिए। समास मतलब छोटा कर देना, विग्रह मतलब बड़ा करना। पिछले एग्जाम्पल में ही आप बताइए यहाँ पे समस्त पद कौन सा है और विग्रह पद कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छे। ये आपका विग्रह पद हो गया। बाकी लोग समझ रहे हैं बेटा ना? मनस्वी, राहुल, पावनी, क्या हुआ? मनस्वी से पूछा, मनस्वी भाग गई, ये तो गलत बात है। मनस्वी तो भागती नहीं है। चलिए पावनी, आर यू गेटिंग बेटा? पावनी है क्या ग्रुप में? यस, वेरी नाइस। डू यू वांट दस अगेन योर टीचर शुड राइट, योर टीचर शुड टेल यू अबाउट विग्रह? यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा? व्हाट इज समस्त पद एंड व्हाट इज विग्रह? यू अंडरस्टैंड ना? ओके बेटा, चलो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका समास और विग्रह, ये दो चीजें आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, अब एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो समास एंड संधि बोथ आर सेम बट नॉट सेम। एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समास एंड संधि? बोलिए, कोई ट्राई करो। समास का एग्जाम्पल आपके सामने है और संधि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। समास और संधि का क्या अंतर है, कोई बताएगा? और समास? समास शब्दों को मिलाया जाता है तब समास बनता है। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी संधि और समास, मैं सीधा आपको सामान्य तरीके से बताता हूं। संधि हमेशा किसी पद के आखिरी अक्षर या स्वर या व्यंजन जो भी हो, किसी पद के आखिरी अक्षर और दूसरे पद के पहले अक्षर के बीच में होता है। सिर्फ दो अक्षरों के बीच में जब कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, तो वहां संधि होती है। लेकिन जब दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्द, संधि में भी दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, लेकिन चेंज हमेशा फिर दो ही शब्दों, दो ही अक्षरों में आएगा। किसी एक का लास्ट, सेकेंड वन का फर्स्ट, अगेन सेकेंड वन का लास्ट, थर्ड वन का फर्स्ट, उनके बीच में ही चेंजेस होते हैं। ये सिर्फ अक्षरों के बीच का चेंज है, जबकि संधि जो है वो शब्दों के बीच की विभक्तियों का परिवर्तन है। शब्दों में ही बदलाव हो जाता है। रामा से अ की मात्रा चली गई, श्यामा से अ की मात्रा चली गई। या फिर बोलेंगे राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, षष्ठी तत्पुरुष का ये एग्जाम्पल है।
राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः, ज्ञः खत्म हो गया पूरी तरह से, ज्ञः की जगह नया एक आ गया ज, तो राजपुत्रः। क्या हो रहा है कि शब्दों में ही बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, शब्दों पूरे के पूरे पूरे शब्द स्वरूप में ही बदलाव आ जा रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि अहमस्मि रजनीशः, ठीक है, अहमस्मि रजनीशः, अहम अस्मि रजनीशः, ये तीन अलग अलग शब्द हो गए। अभी आपको अहमस्मि रजनीशः तिवारी, मैं पूरा बोलता हूं, अहमस्मि रजनीशः तिवारी। जब आप इसको समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, रजनीशः तिवारी दोनों अलग अलग था, समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम अश्मि, तो अहम अश्मि का तो अस में हम बन जाएगा, ये तो संधि हो गई। लेकिन रजनीशः तिवारी से आपको क्या हो गया भाई, प्रथमा विभक्ति हटानी है, रजनीशः की प्रथमा विभक्ति को हटाना है, विभक्ति में बदलाव करना है, तो क्या हो जाएगा, रजनीश तिवारी कंबाइंड हो जाएगा, विभक्ति ऑटोमेटिक चली जाएगी और वो इस बात को बताएगा कि रजनीश तिवारी में जो अह की मात्रा गायब हुई है वो तिवारी से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि तिवारी में प्रथमा बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी प्रथमा ही होगा। आप जब उसको अलग करेंगे तो रजनीशः बना देंगे। तो ये फर्क है संधि और समास में। संधि हमेशा अक्षरों के बीच में होती है, जबकि समास हमेशा दो शब्दों के बीच में होता है। एक सामान्य एग्जाम्पल में छोटा सा बताता हूं, जो एग्जाम्पल बोला उसमें से ही, रामः च कृष्णः च राम कृष्णौ। अब बताइए कि रामः च अ की मात्रा और च दोनों एक साथ चला गया। एक मिनट होल्ड करो बेटा, शुरू करें बेटा। चलिए, क्या बोल रहे थे हम, हाँ, रामः च कृष्णः च राम कृष्णौ। यहां जब आपने समास किया तो क्या खेल हुआ कि रामः च में से विभक्ति आपने हटाई और च को भी हटा दिया, कृष्णः च में से भी विभक्ति हटाई यानी प्रथमा एक वचन हटाया और च भी हटा दिया। अब दो विभक्तियां और दो च हटा दिया और उसकी जगह क्या आपने क्या किया, एक ही विभक्ति लाजी, राम कृष्णौ, द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में आ गया आपका। तो इसने आपको ये बता दिया कि भाई चेंज जो होगा, किसी बड़ी बात को छोटे में आपने बताया, लेकिन जब आप संधि करते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। अस्मि अहम या अस्म्य हम, इतना ही बोल सकते हैं, बड़ा अंतर नहीं होगा, साफ साफ दिखता है, संधियों में क्लियर दिखाई पड़ता है कि आपने क्या चेंज किया है। समास में वो दिखता नहीं है। रामकृष्ण बोल देने से च तो बीच में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि विद्यालय में विद्यालय बोलने पे दिख रहा है कि यार बीच में अ आ कुछ है। समझ रहे हैं? तो संधि और समास का सामान्य अंतर समझ आया? बाकी लोग बहुत अच्छे बेटा। तो अब चलिए, ये हो गया सामान्य सा अंतर जो हम संधि और समास को समझ रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, लिखिए आप लोग एक हेडिंग डालिए, समास के प्रकार। समास के प्रकार। मैं आज इस बार आप लोगों को एक नई चीज बताऊंगा, शायद पिछले साल नहीं बताया था। समास के प्रकार, उसमें आप लिखिए सामान्यतः, सामान्यतः यूजुअली समास के 4 प्रकार हैं। सामान्यतः समास के 4 प्रकार हैं, लेकिन ये सामान्यतः बोल देने से सीधा मतलब है कि ये हिंदी की भाषा हो गई। हिंदी में 4 हैं, उसके फिर सब डिवीजन भी हैं बहुत सारे, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से समास के 5 प्रकार बताए गए हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से समास के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं वो 5? पहले नंबर पे लिखिए केवल समास, ओनली समास, उसमें कोई फार्मूला, कोई भी रूल्स फिट नहीं होते,
लेकिन समास बनता है। ऐसी जगह के समास, इस तरह के समास को केवल समास बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन हैं, मोस्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में, टिक मार्क्स में या वन वर्ड आंसर में। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल्स को सिर्फ आपको याद कर लेना है। 4-5 कॉमन एग्जाम्पल हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके और बाकी केवल समास के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहला आपने लिखा केवल समास, दूसरा लिखिए तत्पुरुष, सॉरी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी, अव्यय लिखिए और दीर्घ ई, अव्यय में दीर्घ ई लिख दीजिए, अव्ययी भाव, BHAV, भाव, अव्ययी भाव समास। थर्ड वन है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, त आधा त पुरुष, श में मूर्धन्य से आएगा, मूर्धन्य सबसे ऊंचा वाला, तो तत्पुरुष समास। फिर क्या होगा, द्वंद्व, द्वंद्व, द के नीचे व छोटा, फिर दूसरे वाले द के नीचे फिर व छोटा, द्वंद्व समास। और लास्ट वन इज बहुब्रीहि, ब ह में छोटा ऊ की मात्रा, ब्र, फिर ब में दीर्घ ई ब्री, और ह में छोटी ई ह्रस्व ई, बहुब्रीहि समास। चलिए, आपने यहां तक लिख लिया बेटा, बहुत अच्छे। अब अगली हेडिंग डालिए केवल समास। केवल समास के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखिए और एग्जाम्पल्स फटाफट लिख लीजिए। जब दो या अधिक शब्दों के बीच में, जब दो या अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में समास तो हो, समास जरूर हो, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में समास तो हो, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से उस समास का कोई विशेष नाम न हो, उस समास का कोई विशेष नाम न हो, तो उस समास का कोई विशेष नाम न, उसको आइडेंटिफाई ना कर सको कि ये किस वाले समास की कैटेगरी है, उस समास का कोई विशेष नाम न हो, नाम नहीं हो, जो भी लिख लीजिए, तो उसे केवल समास कहते हैं। लिख लिया, चलिए चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा और साथ साथ पूछूंगा भी। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4-5 फटाफट पॉइंट बना लीजिए, 5-6 पॉइंट बनाइए, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिख करके 1 2 3 4 5। फर्स्ट नंबर पे लिखिए भूतपूर्वः, भूतपूर्वः, ये समस्त पद है या विग्रह पद है बताइए। बहुत अच्छे, समझ आ रहा है आप लोगों को, ये समस्त पद है। इसका विग्रह पद क्या होगा, पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः, इट विल बी भूतपूर्वः। अगला है अभूतपूर्वः, अभूतपूर्वः,
इसका क्या बनेगा विग्रह, कौन बता सकता है? पूर्वम अभूतः, इट विल बी पूर्व अभूतपूर्व। बहुत अच्छे। तो भूतपूर्व, अभूतपूर्व, वागर्थाविव, बहुत कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं। भूतपूर्व, अभूतपूर्व और वागर्थाविव तीनों बहुत 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 कॉमन एग्जांपल है और एग्जाम में देते हैं। कई बार क्या पूछते हैं, 3 समास के नाम लिखेंगे और 4th ऑप्शन लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, none of these, none of above. What you will write that time? तीन अलग अलग समास के नाम देगा, लेकिन ये केवल समास का नाम नहीं देगा, 4th ऑप्शन देगा none of these. What you will do? क्या करेंगे आप लोग? मल्टीपल चॉइस। अगर केवल समास नहीं दिया है, 3 डिफरेंट समास के नाम है, देन व्हाट यू विल डू? नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, केवल समास बहुत कॉमन नाम नहीं है, इसलिए नहीं लिखता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये बहुब्रीहि तो नहीं होगा, बहुब्रीहि में यस्य सह आता है, द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि बीच में च आता है, फिर ये तत्पुरुष है और बच्चे फटाक से तत्पुरुष कर देंगे, ये गलती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, बाकी कुछ नहीं। तो भूतपूर्व, अभूतपूर्व, वागर्थाविव, व के ऊपर ह्रस्वई आएगा, वागर्थाविव, वागर्था, वा ग, वा ग, थ लिखिए, थ पे आ दीर्घ जो है दीर्घ आकार, उसके ऊपर ऊपर वाला र, तो वागर्था लिखा ना। देन विव, वी व, वी में ह्रस्व ई आएगा, पहले वाले व में ह्रस्व ई, वागर्था विव आया। यस, इसका विग्रह बनेगा वागर्थौ इव, वागर्थौ इव। अब क्यों वागर्थौ बना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वाक च अर्थ च वागर्थ, ठीक है, वाक वाक च, वाक च अर्थ च वागर्थौ, यहां पे द्वंद्व बन गया, और इव, तो यहां पे 2 समास दिखेंगे, लेकिन आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा वागर्था विव, वागर्थौ नहीं पूछा। वागर्थौ पूछेगा तो आप बोलेंगे द्वंद्व है, लेकिन वागर्था विव पूछेगा तो आप बोलेंगे ये तो केवल समास का एग्जाम्पल है। वागर्थौ समझ रहे हैं ना, जैसे राम कृष्ण था वैसे वागर्थौ बनेगा ना, ठीक है। तो वाग च अर्थ च वागर्थौ ये बनेगा द्वंद्व जब पूछा होगा, वागर्थौ जब पूछेगा तब, लेकिन वागर्था विव का जो आपका समस्त विग्रह पद होगा वो होगा वागर्थौ इव, वागर्थौ स्पेस इव। एक और लिखिए, एक नहीं एक से ज्यादा, और पूछूंगा भी आपसे मैं। न सॉरी, नई कह, नई कह, नई कह, नई कह में क्या बन जाएगा बताइए, इसका विग्रह पद क्या होगा? हाँ बोलो बेटा तेजस्विनी, तेजस्विनी बोलिए बेटा, सही बोल रहे हैं बेटा, आप बोलिए, ट्राई तो करिए। नौका नहीं बनेगा वो, आप तो फिर संधि की तरफ जा रहे हैं, संधि मत करिए, समास है। न एक नई कह, अब बताइए नई कह में संधि हो रही कि नहीं हो रही है? अ के बाद ए आया, दीर्घ हो गया है कि नहीं? तो यहाँ पे तो वृद्धि संधि भी हो गई। अब आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे यहाँ वृद्धि संधि है। आपको समास बोलना पड़ेगा, यहाँ पे संधि हो रही है लेकिन साथ साथ ही समस्त पद भी है, यहाँ समास भी हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम्पल को, नई कह, न एक। चलिए एक और लिख लीजिए, अधमर्ण, अधम, अधम वर्ड जानते हैं, अधम, और फिर ण, ट ठ ड ढ ण, दैट वन वाला ण और ऊपर वाला र, अधमर्ण, अधमर्ण।
अधमर्ण का क्या मतलब हो गया? अधम ऋणे, अधम ऋणे, इट विल बी अधमर्ण। हाँ, अधम ऋणे, ऋण, ऋण जैसे बारोइंग, ऋण दैट वन, री, री औड़ा के ऊपर एक ही मात्रा, ऋणे। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग जरा मुझे बताइए। उत्तमर्णः, उत्तमर्णः, आप इसका विग्रह पद बता पाएंगे? उत्तमर्णः, उत्तम ऋणे, बहुत सही, उत्तम ऋणे उत्तमर्णः, अधम ऋणे अधमर्णः, बहुत अच्छे। रहने दीजिए, बाकी एग्जाम्पल कोई ऐसा आपके काम लायक नहीं, छोड़िए। ये आपका हो गया समास, सॉरी केवल समास। अब हम लोग चलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हेडिंग लिखिए, आज हम लोग इसको देखते हैं। बहुत बढ़िया है ये अव्ययी भाव समास, एकदम आसान होता है इसको पहचानना। एक इमेज भी मैं शेयर करूंगा, वो इमेज आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अव्ययी भाव समास के ठीक बाद एक चार्ट जैसा है। चलिए, अव्ययी भाव नाम से क्या पता चल रहा है, इसमें क्या चीज काम शामिल है, क्या चीज इंक्लूडेड है? अव्यय घुसा हुआ है, इसके अंदर एक अव्यय है। अब अव्यय कैसे आएगा? या तो अव्यय होगा या अव्यय बन जाएगा। समास से पहले ही या तो आप उसमें अव्यय पद ऐड कर रहे हैं, या फिर समास होने के बाद वो अव्यय बन जाए। यानी सीधा मतलब समझ लीजिए, लिखिएगा नहीं अभी। जब भी हम समास करें तो कोई भी शब्द अव्यय शब्द बन जाए तो उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब उसमें क्या क्या चीजें जुड़ती हैं, रुको एक मिनट। हम्म, चलिए लिखते हैं। लिखिए, अच्छा लिखिए, एक लाइन लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए कि समास करने पर सम, समास करने पर जो, समास करने पर जो अनव्यय पद, अनव्यय, जो अव्यय नहीं उसको अनव्यय बोलेंगे। तो समास करने पर जो अनव्यय, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप हिंदी में क्लियर, कि जो अव्यय नहीं है, जो शब्द अव्यय नहीं है। अनव्यय का मतलब जो शब्द अव्यय नहीं है। तो समास करने पर जो अनव्यय, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, आगे लिखिए, अनव्यय के आगे लिखिए शब्द अव्यय बन जाए। समास करने पर जो शब्द अव्यय, अनव्यय, जो अनव्यय शब्द अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना, समझ आया यहां तक लिखा? मीनिंग क्या इसकी हुई कि कोई भी शब्द होगा, लेकिन जब हम उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, एक नई चीज ऐड करेंगे। किस माध्यम से? समास की प्रोसेस में, समास के थ्रू ऐड करेंगे। जब हम समास कर देंगे तो एक जो शब्द है ना वो भी अव्यय बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, अधिहरि, अधिहरि, अधिहरि शब्द है, इसका मतलब हो गया कि अधिहरि शब्द समस्त पद है,
तो समस्त पद है, इसमें अधि उपसर्ग लग गया है, अधि अव्यय पद लग गया है, सॉरी अधि उपसर्ग पद लग गया है, लेकिन अव्ययी भाव समास का प्रोसेस हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि अधिहरि शब्द अव्यय होगा या अव्यय नहीं होगा, कौन बताएगा? अव्यय बन जाएगा, अधिहरि अव्यय बन जाएगा, लेकिन इसका विग्रह कर देंगे तो हरऊ इति ये बनेगा, हरऊ इति। अब हरऊ पद में, हरऊ पद जो है वो अव्यय पद है क्या? हरि शब्द अव्यय होता है कभी? हरि शब्द का तो बाकायदा शब्द रूप चलता है ना, अलग अलग लिंग, अलग अलग वचनों में, अलग अलग विभक्तियों में रूप बदलता है ना। हम्म। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जब हम समास कर देंगे किसी भी शब्द का, और समास करने के बाद वो शब्द अव्यय शब्द बन जाए, तो ऐसे तरीके से किए गए समास को हम कौन सा कैटेगरी का समास बोलेंगे? अव्ययी भाव। अब एक आप लिख लीजिए, कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको याद रखना है। पहला की पॉइंट है, एग्जाम्पल बाद में लिखिएगा इसका, मैं भी की पॉइंट लिखवा रहा हूं। क्या है? अव्ययी भाव समास में दो तीन चीजें कॉमन होती है। पहला क्या है? पूर्व पद प्रधान होता है। फर्स्ट, जो जितने भी वर्ड्स ऐड होंगे, जितने भी शब्दों के बीच में समास होगा, उसमें जो सबसे पहला होगा, फर्स्ट वन, वो हमेशा प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर बताया होगा, इंपॉर्टेंट, मुख्य। तो जो पहला पद है, जैसे हरि, हरऊ इति, यहाँ पे हरऊ इति, इसमें पहला पद क्या है? हरऊ पद है। प्रधानता किसकी है? कौन इंपॉर्टेंट हो गया? इति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो समास करने की वजह से, लेकिन मीनिंग हमेशा हरि की निकलेगी, हरि के लिए मीनिंग्स होगी। इसलिए हरऊ इति, इस विग्रह पद में जो पहला पद होगा, वो पहला पद हमेशा प्रधान होगा, मुख्य होगा। तो फर्स्ट की पॉइंट इज पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा की पॉइंट है, क्या हो गया जी? चलो, दूसरा की पॉइंट है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में एक मिनट रुको बेटा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, पहला पद प्रधान होता है, ये लिखा आपने, पूर्व पद प्रधान होता है। और ठीक है। चलिए, थोड़ा सुधार करिएगा इसकी पॉइंट में। अव्ययी भाव समास में विग्रह पद में, अव्ययी भाव समास के विग्रह पद में पूर्व पद प्रधान होता है। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लीजिए, आपको समझने में इजी होगा। अव्ययी भाव समास के विग्रह पद में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा लिखिए की पॉइंट, अव्ययी भाव समास के समस्त पद में, अव्ययी भाव समास के समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है।
अव्ययीभाव समास के क्या लिखा बेटा? पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद। पहला पद अव्यय होता है। समस्त पद में पहला अव्यय होगा और विग्रह पद में जो पहला पद होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अब एक एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूं, आप एग्जांपल एक नीचे लिखिए। उपकृष्णम, उपकृष्णम ये समस्त पद है। उपकृष्णम उपकृष्णम लिखिए। कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम ये विग्रह पद है। इसका समस्त पद क्या बनेगा? उपकृष्णम। आपके की पॉइंट के हिसाब से क्या था? विग्रह पद में पहला पद प्रधान होगा। विग्रह पद में पहला पद क्या है? कृष्ण, इसलिए कृष्ण प्रधान हो गया। कैसे प्रधान हो गया? कृष्ण के पास, मैं आप क्लास में बैठा हूं, आप लोग से बोलूंगा जाओ और इशाक सर के पास मेरी कॉपी रखी हुई है, तो कॉपी आप ढूंढेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है? इशाक सर का। अगर इशाक सर वहां से हट जाएंगे तो आप कॉपी ढूंढ पाएंगे? नहीं। तो प्रधानता किसकी हुई? कौन इंपॉर्टेंट हुआ? इशाक सर। सेम लाइक दैट उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास, इसका मतलब हुआ कृष्ण के पास। तो इस वाक्य में, सॉरी इस समास के अंदर कृष्णस्य समीपम में कृष्ण पद जो है प्रधान हो गया। ये फर्स्ट की पॉइंट हुआ। सेकंड की पॉइंट क्या आपका है कि समस्त पद में यानी उपकृष्णम में जो पहला शब्द होगा, पूर्व पद होगा, वो क्या होगा? क्या होगा? अव्यय पद होगा। तो यहाँ पे उपपद जो है वो अव्यय पद हो गया। समझ गए आप लोग? चलिए एक एग्जांपल लिखा, इसके बाद एक पूरा पेज आप छोड़ दीजिएगा। सभी लोग एक पूरा पेज छोड़िएगा। 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 20 लाइन्स होनी चाहिए उस पेज में। मिनिमम फुल पेज 20 लाइन्स। मैं एक चार्ट आपसे शेयर करूंगा, वो आपका की चार्ट है। आपको सिर्फ याद करना है कि कौन कौन से अव्यय या उपसर्गों को हम यूज करते हैं। वहां पे आप एक और वर्ड लिख लीजिए। जो आपने की पॉइंट लिखा उसमें की पॉइंट नंबर 2 में एक थोड़ा चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा चेंज, कुछ ऐड करना है उसमें कि समस्त पद में पूर्व पद अव्यय आबलिक उपसर्ग लिख लीजिए। अव्यय आबलिक उपसर्ग, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पे उप हमने बोला ना, ये उप उपसर्ग है, ये अव्यय नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे ना, अनु आएगा या यथा आएगा, तो यथा वर्ड है, यथा पूर्वम बोलेंगे। तो जब यथा वर्ड आएगा तो यथा आपने पढ़ा हुआ है ना, अव्यय पद होता है। तो अव्यय या फिर उपसर्ग होगा, तो अव्यय के आगे आबलिक करके उपसर्ग लिखिए। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जो मैं आपको वो की चार्ट शेयर करने वाला हूं, अभी क्लास के ठीक बाद शेयर कर दूंगा। सभी लोग उस की चार्ट को सेम टू सेम अपनी कॉपी पे लिखिएगा। मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। कल आप लोग जब अगली क्लास में हम लोग होंगे, तो आप लोग मुझसे उस चार्ट के बारे में कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं की चार्ट के कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। 12 टाइप ऑफ अव्यय वहां पे यूज किए गए हैं। 12 प्रकार के अव्यय या उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, जिनका यूज करके हम इस समास को तैयार करते हैं, बनाते हैं। पहला एक है अधि।
जैसे अभी हमने बोला ना अधिहरि, अधिरामम, अधिहरि, ऐसे होगा। दूसरा है उप, उप का भी एग्जांपल आपको बता दिया ना, उपगंगम, उपकृष्णम, उपरामम, ये इसका एग्जांपल हो गया। तीसरा है सु, सु वर्ड है, सु, सु वर्ड जो है आपका, उससे क्या बनता है कि नगरस्य समृद्धि, उससे सु वर्ड से क्या पता चलता है, किसी चीज की समृद्धि, उन्नति पता चलती है। तो क्या बोला, सुनगरम, सुनगरम बोल दिया, मतलब उसका विग्रह पद बनेगा नगरस्य समृद्धि ही, ये बनेगा। फिर बोला दुर, दुर ये तो आप जानते हैं ना, इसकी मीनिंग तो जानते हैं, दुर उपसर्ग जानते हैं ना, उसकी मीनिंग क्या बनती है, क्या मीनिंग के लिए यूज किया जाता है? दुर जो है वो बुरे के लिए करते हैं, लेकिन जब हम समास करेंगे तो किसी चीज का बुरा होना, किसी चीज का खराब होना, उसके लिए दुर यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आंग्ला नाम, उसको इस हिंदी में, संस्कृत में उसके लिए वर्ड एक यूज होता है, व्यरिद्धि, व्यद्रि बोलते हैं। तो क्या बोल जाएगा, आंग्ला नाम वृद्धि, व्यरिद्धि, व य री और धी, तो आंग्ला नाम अंग्रेजों की व्यद्रि, व्यर्थी यानी क्या बनेगा, अंग्रेजों का पतन, अंग्रेजों का बुरा होना, दैट इज दुरांगलम, ये बनेगा। अगला है निर या फिर निस, जैसे बोलेंगे निर्मक्षिकम, तो निर या निस का जब भी यूज करते हैं तो किसी चीज का एम्पटी होना होता है, किसी चीज का खालीपन, अभाव। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। हाँ, निष्पुत्रम, पुत्रस्य, जिसके पास बेटा नहीं होगा उसी को तो निष्पुत्र बोलते हैं हम ना। यस, तो निष्पुत्रम, निर्मक्षिकम, जहां पे वो क्या बोलते हैं, हाउस बी, हाउस बी बोलते हैं ना, हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं उसको, हाउस फ्लाई। तो जहां पे वो नहीं होगी, जिसके घर में नीट एंड क्लीन है, तो वहां नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं आपका घर निर्मक्षिक है। अब वो बोलेंगे निर्मक्षिक क्या होता है, तो उनको बता दीजिएगा आप लोग, निर्मक्षिक इट मीन्स मक्षिका नाम अभाव। बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे आप लोग संस्कृत बहुत मन से पढ़ते हैं। सेम, द नेक्स्ट वन इज अति, अति का मतलब क्या है, अत्यय, या फिर किसी चीज का अधिकता, सॉरी किसी चीज का बर्बाद होना, नाश होना। जैसे अतिवर्षम, अतिवर्षम, वर्षायाः अत्ययः, वर्षायाः अत्यय, बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी, तो अतिवर्षम। 4-5 डेज हुआ था लास्ट टाइम ना, अभी लास्ट मंथ में, याद है ना, तो वो क्या था, दैट वाज अतिवर्षम, वर्षायाः अत्ययः, पानी एकदम बहुत ज्यादा हो गया भाई, अब मान जाओ, अब मत पढ़ो हे प्रभु, समझ रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे अतिवर्षम, जब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इति है, इति क्या है, हाँ मैडम एक मिनट, एक मिनट रुको बेटा सभी लोग। चलिए हम लोग कहाँ थे बेटा, कहाँ थे, इति पे, हाँ ठीक है, इति पे है। इति के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, तो क्या होगा, शब्द प्रकाश, जैसे बोला इति रामम, इति रामम वर्ड यूज किया, तो इति रामम का मतलब होगा राम शब्दस्य प्रकाशः, राम शब्द, राम के शब्द का प्रभाव, दैट विल बी इति रामम। तो अब आप बताइए कि इति कृष्णम का क्या बनेगा, राम शब्दस्य, हाँ हाँ, कृष्ण शब्द, कृष्ण शब्द का प्रकाश, कृष्ण शब्दस्य प्रकाश, सामान्य ट्रांसलेशन है बेटा। अभी तेजस्विनी ने मुझसे बोला था ट्रांसलेशन का सेक्शन हम लोग को फिर से एक बार ट्राई करना है, वो हम लोग करेंगे दिसंबर के बाद, जनवरी में जम के करेंगे। चलिए, तो इति के लिए ऐसा होगा। अनु, मैं इसमें से बता दूंगा, ये 12 टोटल 12 दिया, इसमें से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं।
जैसे इति रामम, ये वाला हमेशा कॉमन नहीं है। अगला है अनु। अनु मतलब क्या होता है? देखिए अनु के दो तीन इस्तेमाल होते हैं। रामस्य अनुपूर्वेण। रामस्य अनुपूर्वेण का मतलब, अनुपूर्वेण का मतलब क्या होगा? राम के ठीक पीछे, जो उसको कवर अप कर रहा है, जो उसको पीछे पीछे चल रहा है, उसको बोलते हैं अनुपूर्व। तो रामस्य अनुपूर्वेण, राम, आपके एग्जाम वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही बता रहा हूं। वो क्या हो जाएगा? ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम। फिर योग्यम के लिए भी अनुवर्ड आता है, योग्यम के लिए, जो किसी पीछे के लिए, सॉरी, योग्यता के लिए। तो योग्यता के लिए क्या बन जाएगा? रामस्य योग्यम अनुरामम, यानी अनुरामम मतलब जो राम के लायक है, जो राम से बात करने योग्य है, उसको बोलेंगे अनुरामम। जो राम के साथ खाने लायक है, उसको बोलेंगे अनुरामम। ठीक है। तो अनु यानी योग्यता के लिए आता है, जो उसके लिए एलिजिबल होगा तो अनुरामम अनुकृष्टम बोल सकते हैं। फिर कोई पीछे है, जैसे मेरे ठीक पीछे कोई चल रहा है, तो फिर वहां पे भी होगा कि अनुरामम। उस अनुरामम का भी मतलब होगा रामस्य पूर्वम, रामस्य पश्चात। अनुरामम रामस्य पश्चात, राम के ठीक बाद। यानी एक लाइन बनी हुई है, फर्स्ट नंबर पे क्लास मॉनिटर खड़ा है, तो क्लास मॉनिटरस्य अनुक्लास मॉनिटर, तो अनुक्लास मॉनिटरम बनेगा क्या? क्लास मॉनिटरस्य पश्चात। क्लास मॉनिटर के पश्चात जो सेकंड नंबर पे जो बच्चा खड़ा होगा, उसके ठीक पीछे, उसको बोलेंगे अनु क्लास मॉनिटरम। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रति, ये चार्ट आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ पे एकदम इसको ना फिक्स कर लीजिएगा। अब यही भाव आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा है प्रति। प्रतिगृहम, तो गृहम गृहम इति, इट विल बी प्रतिगृहम। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। यथा आएगा किसी चीज को दोहराना। प्रतिगृहम वर्ड आएगा जब किसी चीज को दोहराना है। तो प्रतिगृहम गृहम प्रति द्वितीया में बनेगा, और सप्तमी में क्या बनेगा? गृहे गृहे प्रति, घर घर में, और घर घर को। आपको प्रत्येक घर को जाना है, तो क्या होगा? प्रतिगृहम त्वम अवश्यमेव गंतव्यम। बोलेंगे आपको हर घर में जाना है, तो प्रतिगृहम त्वम अवश्यमेव गंतव्यम। घर में जाना है और घर को जाना है। को जाना है तो द्वितीया बोल देंगे, तो गृहम गृहम प्रति बन जाएगा। और घर में जाना होगा तो गृहे गृहे प्रति बन जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी सिचुएशन में लागू नहीं होगा। इस चार्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि किस किस विभक्ति के साथ ये सेट होगा। अगला है यथा। यथा क्या होगा? मतिम अनतिक्रम्य, मतिम अनतिक्रम्य, मति को पार न करके। अतिक्रम्य किसी चीज को पार करना। आपको याद होगा अतिक्रमति, हम लोग लास्ट ईयर पढ़े थे शिकता सेतु में, याद है? आंजनेयम अतिक्रमति, याद है? मैंने अतिक्रमति का कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया था क्लास में, याद है? भूल गए? अतिक्रमति का एग्जाम्पल आपको दिया था, सब उड़ गया। यहां से फ्रेश डस्टर लेके किसी ने साफ किया? बोलो बेटा। फिर भी उड़ गया, दिमाग में नहीं है ना? हाँ, अतिक्रमति मतलब किसी चीज को कवर अप करना, किसी चीज को पार कर जाना, दैट इज अतिक्रमति। और अनतिक्रमति मतलब क्या होगा? पार नहीं करना। तो रामश क्या था यहाँ पे? यथा वर्ड के लिए क्या होगा कि मतिम अनतिक्रम्य, यानी मति को पार न करना। यथा मति यानी तुम आप अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई चीज कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे यथा मतिम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यथाशक्ति,
ये वर्ड आपके यूज करते होंगे पंतुल, जो आपके यहाँ आते हैं पंतुल, कभी सुना? यथा उचितम सुना, यथोचित सुना ना? यथा उचितम मतलब जो उचित है उसको पार नहीं किया आपने, यानी जो उचित है सिर्फ उतने तक ही आप हैं, तो दैट विल बी यथा उचित, यथोचित। समझ गए? बोलो भाई, बहुत एनर्जी लॉस होती है चिल्लाने में। यथा, यथा मतिम, यथोचित, यथा शक्ति। समझ रहे हैं ये वर्ड्स? जो चीज, किसी चीज को हम उसकी एक लिमिट में रहेंगे, दैट विल बी, उस समय हमको यथा, यथा नाम का अव्यय पद यूज करना है, और यथाशक्ति ऑटोमेटिक अव्यय बन गया। जब हम समस्त पद जोड़ेंगे दैट विल बी अव्यय, जब हम विग्रह पद जोड़ेंगे तो वहां पे कुछ अव्यय भी होगा और कुछ अव्यय नहीं भी होगा। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? दो तीन और बचे हैं, दो बचे हैं। एक क्या है? स। अब देखिए स जो वर्ड यूज हो रहा है वो तीन चार अलग अलग मीनिंग्स में यूज हो रहा है। किसी चीज के साथ समानता बतानी होगी तब यूज करना है, किसी के साथ साथ जाना हो तब, युगपत मतलब साथ होता है, और सह के योग में भी हम साथ, जो हम लोग तृतीया में सह यूज करते हैं, तो उस सह के स्थिति में भी स वर्ड यूज होगा समास बनाते समय। और जब किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तब भी हमको वो यूज करना है। चारों के एग्जांपल बता रहा हूं। पहले एग्जांपल है समानता, जब तो रामस्य सदृशम रामम, रामस्य सदृशम स रामम। द्वितीय, सेकंड वन है किसी दो लोगों का साथ है, दो लोग साथ में है, एक ग्रुप मतलब जोड़ी है, दैट इज कपल। तो वैसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे? रामेण युगपद, व्हाट विल बी समस्त पद? रामेण युगपत, स वर्ड आएगा और मूल शब्द आ जाएगा द्वितीया के साथ, स रामम। कृष्णेन युगपत, स कृष्णम। बहुत अच्छे। अरविंदेन युगपत, अरविंदेन युगपत। बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? अरविंदेन युगपत, इसका समस्त पद बताइए। स अरविंदम होगा, बाद में संधि बना देंगे आप, दीर्घ कर देंगे, सारविंदम। समझ आया? चलिए, तो एक समानता का लय हमने बता दिया, दूसरा युगपत के लिए। तीसरा सह क्या है? रामेण सह गच्छामि। आप इसका समास करके छोटा करिए इसको। अहम, अहम रामेण सह गच्छामि, इसका समास करके छोटा शब्द बनाइए। बोलो बेटा। अहम, अहम में तो कुछ नहीं होगा, हाँ बोलो। अहम स रामम गच्छामि, बहुत अच्छी। चलिए, और द लास्ट वन मैंने बोला, किसी चीज को जब आप छोड़ते नहीं है, किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं दैट टाइम, तो क्या उसके लिए वर्ड आता है? उसके लिए आता है साकल्य। किसी चीज को पकड़ना, दैट इज साकल्य। या फिर अपरित्यज्य, तो बोला कि रामम अपि अपरित्यज्य, it will be the same, sa ramam. This is not common. The main is here sadrishya yugpat or and sah. And one more section is there beta, sampatti, sampatti, रामस्य संपत्ति ही सरामम, कृष्णस्य संपत्ति ही
बहुत कठिन है, कुछ मैं आपको मार्क करा दूंगा, जो जरूरी है सिर्फ उतना याद करिएगा। एंड द लास्ट वन आ आ अ में आ की मात्रा जी, आ। तो आ के लिए क्या है कि यावत या फिर पर्यंत, समुद्र पर्यंत या फिर समुद्र यावत, दोनों का मतलब होता है अप टू। ठीक है ना, अप टू। पंचवादनम, आपंचवादनम, मैंने बोला आपंचवादनम यानी अप टू 5 o'clock। या फिर हमने बोला आपंचवादनम को हम विग्रह करेंगे तो बोलेंगे यावत पंचवादनम, पंचवादनम यावत। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, पंचवादनम पर्यंतम, अप टू 5 o'clock। मुझे अपने नोट्स आप लोग शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। तो यावत और पर्यंतम दोनों के लिए मीनिंग होती है अप टू। अब देखिए एग्जांपल बोलते हैं, आसमुद्रम, 2 मिनट सर, आसमुद्रम हो जाएगा समुद्रात पर्यंतम, समुद्र तक, समुद्र यानी आप से लेकर के समुद्र तक, इट विल बी आसमुद्रम। ठीक है। और दूसरा है पर्यंतम, तो पर्यंतम के समय में द्वितीया लगेगी, वो सामने एक चार्ट में दिखेगा आपको। तो बन जाएगा समुद्रम पर्यंतम, इट विल बी आ, चलो आपका मन्यार नदी है तो नद्या, नदी नदी नदी, नदीम पर्यंतम बोलो 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 बेटा, आ नद्याम बनेगा या आ नदीम बनेगा? आ नदीम बनेगा, नद्याम नहीं बनेगा। सप्तमी यूज नहीं करना है, जब विभक्ति यूज करेंगे तो फिर समस्त पद कहाँ रह जाएगा, अरे समस्त पद नहीं रह जाएगा फिर वो ना, विभक्ति तो हटा के छोटा करना है। जैसे होता है ना कई बार महिलाएं होती हैं तो अपने बालों का फैशन करने के लिए क्या करती हैं, बहुत बड़े बालों को वो एक बार फोल्ड करके समास कर देती हैं, छोटे छोटे बाल दिखने लगते हैं, वो एक नया फैशन। फिर कई बार उसको और फोल्ड करती हैं, वो एक नया फैशन होता है कि नहीं, वो भी समास करती हैं, थोड़े अलग तरीके का समास होता है वो, कुछ ऐड नहीं होता है, लेकिन होता है ऐसा ना। चलिए, और इसके जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो मैं आप सभी लोगों को कुछ कुछ एग्जाम्पल अगली क्लास में लिखवाऊंगा। पहले आप लोगों को ये चार्ट बनाना है, फिर फटाफट कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं लिखवा दूंगा, किस सेक्शन के लिए कौन सा एग्जाम्पल कॉमन है अगली क्लास में हम लोग करेंगे। 15 मिनट का काम और हम लोग का रह गया है अव्ययी भाव समास के साथ। उसके बाद हम लोग चलेंगे तत्पुरुष के पास। तत्पुरुष टाइम टेकिंग है, एटलीस्ट उसको 1 आवर हम लोग की रेगुलर पीरियड एंड 1 एडिशनल हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, तब पूरा होगा। उसे हम लोग कल पूरा कर लेंगे। ठीक है, हम लोग के पास अभी कितने दिन बचे हैं, 18, 19 एंड 20, 3 डेज हमारे पास है ना, 3 डेज है, इट मीन्स 3 रेगुलर क्लास प्लस 3 एक्स्ट्रा क्लास। बहुत प्रेम से हम लोग का पूरा हो जाएगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आज जो हमने पढ़ाई की उसमें कहीं किसी को अगर शंका हो तो हमसे बात करिए, हमसे पूछिए। नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है। चलिए, तो हम मान के चलते हैं कि आप लोग अव्ययी भाव समास के सामान्य मतलब को समझ गए हैं। एग्जाम सारी वो चार्ट मैं शेयर करता हूं और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक सारे लोग नोट्स कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा लगा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।